फ्रेंड्स, अभी मालूम नहीं मुझे, कुछ लोग बाद में यूट्यूब पे देखते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन जुड़े होते हैं। तो पत्री सर कल रात को दिल्ली आ रहे हैं और 9 तारीख को दिल्ली में प्रोग्राम है। मैं रेखा जी के साथ शेयर कर दूंगी तो आप तक पहुंच जाएगी। वैसे तो सब ग्रुप्स में डिटेल डाल दी गई है। और 10 तारीख को गुड़गांव में प्रोग्राम है। 11-12 सर करनाल कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। फिर 13 तारीख को चंडीगढ़ और 14 को चंडीगढ़ में है। तो आपको सब डिटेल मिल जाएगी। जो भी लोग आपके रिश्तेदार फ्रेंड जो भी इन स्टेट्स में हैं और सर से मिलना चाहते हैं तो आप उन्हें जरूर मैसेज दीजिए, वो सर से मिल सकते हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है। जैसे आपके ग्रुप में वो संगीता जी हैं, शायद वो अलीगढ़ से हैं। तो अगर वो सर से कोई भी मिलना चाहता है, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं इस बार सर से मिलने, तो कोई भी मिलने आ सकता है। और 9 तारीख को साई सत्य साई ऑडिटोरियम में एक बड़ा प्रोग्राम रखा है दिल्ली में, लोधी रोड पर। और 11 बजे से लेके 2 बजे तक वो प्रोग्राम है। वो लाइव प्रोग्राम आएगा। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है, घर बैठे ही उस प्रोग्राम का आनंद ले सकेंगे। पीएमसी चैनल जिंदाबाद। तो आपको घर बैठे ही जितने प्रोग्राम होंगे आपको सभी लाइव आपको प्रोग्राम दिखाए जाएंगे, ताकि आपके अंदर में ये ना रहे कि हम नहीं जा पाए। यस मैम, एकदम सही है। ऑल विल बी एंजॉय। सो सभी एंजॉय करेंगे, लेकिन जिन लोगों को जो मिल सकते हैं जो वो जरूर समय निकाल के मिले। बिल्कुल जाना ही चाहिए सबको, जो पास में रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, उनको जाना ही चाहिए। मौका है बहुत अच्छा, एकदम शानदार मौका है। और मैम आज जो मेडिटेशन था बहुत अच्छा था। और मैम आज मेरे अनाहत चक्र में 2 बार किसी ने ऐसे उंगली से किया तो मेरे को बहुत, हाँ बहुत, मतलब एकदम हार्ट चक्र मेरा देर से धड़कने लगा। और ऐसा लगा जैसे माथे पे किसी ने पट्टी बांध दी है मेरे को जोर से। और 2 बार मेरे को पिंच किया अनाहत चक्र में। बहुत बढ़िया। हाँ, पता नहीं क्या हुआ, अच्छा हुआ, मगर अच्छा लग रहा था। बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा है। संगीता जी, हाँ जी, आप ही को ढूंढ रही थी। संगीता जी दलिया जाइए। नमस्ते मैम, नमस्ते। एक्चुअली आज लेट हो गई, थोड़ा खाना लेट हो गया हमारा, और बीच में सब्जी वाला आ गया तो वो थोड़ा गड़बड़ हो गई सेटिंग। चलो कोई बात नहीं। मैं इसलिए कहा कि सर आ रहे हैं कल रात को दिल्ली। तो 13 तारीख रहे, 13 कह रही हूँ, 9 तारीख और 10 तारीख दिल्ली में ही है। तो अगर आपको मिलना है आप मिलने आ सकते हैं। तो 9 तारीख को सर कहाँ पे रहेंगे, किनके घर पर रहेंगे? 9 तारीख को प्रोग्राम है, डिटेल में अभी रेखा जी के साथ शेयर वो आ गया, आ गया, ग्रुप पे आ गया। हाँ बस वसंता मैम का नंबर है आपके पास? हाँ हाँ है, बस आप उन्हें कॉल कर लीजिए। फिर जहाँ भी सर होंगे आपको पता चल जाएगा। ओके, क्या जी? ठीक है, एकदम कोशिश करती हूँ, पतिदेव को मनाने की कोशिश करती हूँ कि ले चले मुझे। थैंक यू जी। बहू रानी तो कह रही है सुबह से मेरे से, मम्मा अब चली जाओ, मम्मी अब चली जाओ, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। देखती हूँ, मन तो बहुत है मिलने का। बस तो मन है तो जहाँ चाहा वहाँ रहा। एकदम देखती हूँ, इसी बहाने आपसे भी मुलाकात हो जाएगी मेरी, आप भी पहुंचोगे वहाँ, है ना? हाँ जी, हाँ जी। दीदी जाया हो, बहुत अच्छा मौका है, बार बार नहीं मिलता है। हाँ, वो यही देख रही हूँ, अभी मनाती हूँ, बस इनको पीछे पड़ती हूँ थोड़ा सा। हाँ, बहुत बढ़िया मौका है और ज्यादा देर भी नहीं है, 1.5-2 घंटे का ही तो है ना? हाँ, द्वारका में प्रोग्राम नहीं है वैसे सर, रुकेंगे। प्रोग्राम है दिल्ली में और गुड़गांव में। द्वारका में एक्चुअली मेरे देवर का घर है, द्वारका 10 में, सेक्टर 10 में ही रुकेंगे सर, राष्ट्रपति भवन में। हाँ, तो वो मैं चाह रही हूँ, वहाँ तो मिल लूँ कम से कम जाकर। हाँ, तो मिलने के लिए आप आ सकते हैं। राष्ट्रपति प्रोग्राम तो ऑनलाइन होगा, लाइव होगा, उसमें कोई वो नहीं है। मिलने के लिए आप द्वारका आ सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में एड्रेस आपको दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ आ सकते हैं। सेक्टर 10 में ही है। हाँ, दिया हुआ है उसमें पीडीएफ दिया हुआ है, उनका पूरा पीडीएफ बना के दिया हुआ है सरकार के, कहाँ रुकेंगे। गुरुग्राम में उनका प्रोग्राम है, सब दिया हुआ है। ठीक है, बस बढ़िया है फिर। चलो जी, ठीक है, एकदम ट्राई करते हैं, बस मिल जाए। चलो आज हम थोड़ा डीप सब्जेक्ट पे हैं, मेडिटेशन के बहुत थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं।
सभी ने सुना है 7 शरीर होते हैं और मेडिटेशन से हमारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, अंदर के सारे शरीर एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके पीछे साइंस क्या है, कैसे एक्टिवेट होते हैं, क्या है, तो वो हम जानेंगे। और ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे अभी भी किसी ने कहा, तो वो एक्सपीरियंसेस क्या क्या होते हैं मेडिटेशन में, तो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे ताकि ये प्रश्न खत्म हो जाए। अभी कितना हमें हो गया ध्यान करते हुए, प्रश्न खत्म नहीं हो रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ध्यान में क्या क्या होता है क्या नहीं होता, तो हर बार नए प्रश्न के साथ हम आ जाते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ध्यान के प्रश्न खत्म हो जाए और कोई और प्रश्न लेकर हम आए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। पहले हम ये जानेंगे ध्यान और नींद में क्या फर्क है। स्लीप अनकॉन्शियस एनर्जी गेनिंग है, हम बेहोशी की हालत में एनर्जी लेते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन नींद में भी एनर्जी मिलती है। हम नींद में सपने देखते हैं, एस्ट्रल ट्रेवल हर एक व्यक्ति नींद में करता है। हम सो रहे हैं बेड पर, हमारा शरीर कहाँ कहाँ घूम रहा है, किससे मिल रहा है, वो एस्ट्रल ट्रेवल है। लेकिन अनकॉन्शियस है, हमें कुछ होश नहीं है, हो रहा है, सूक्ष्म शरीर अपने आप जा रहा है, सपने देख रहा है, यहाँ वहां जा रहा है, एस्ट्रल काम कर रहा है, लेकिन हमें कोई भी होश नहीं है। कुछ चीजें याद रह जाती है, कुछ याद नहीं रहती है। और नींद में हमें शरीर की चेतना का कुछ भी पता नहीं चलता। कई बार आपने महसूस किया होगा कि अरे रात को तो करवट भी नहीं बदली और इसलिए दर्द हो रही है, क्यों? क्योंकि शरीर की चेतना का भी पता नहीं चला, शरीर का भी याद नहीं रहा। और हमें कोई अहंकार नहीं होता नींद में, हमें कोई समय का भी गहरी नींद आ जाए तो पता नहीं चलता। कभी लगता है बहुत देर सो गए, कभी थोड़ी देर सोने से नींद पूरी हो जाती है। तो समय में हमें नींद जो नींद में समय का भी पता नहीं चलता है। और हम स्पेस मतलब इस कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं पता नहीं चलता। ऐसे आपको अमेरिका जाना हो तो आपको कितना टाइम लगेगा, लेकिन सपने में आप ऐसे ही पहुंच जाते हैं, बिना वीजा के, बिना टिकट के, बिना किसी फ्लाइट के। सो आप अपने रिश्तेदारों से मिलकर आ जाते हो, लेकिन होश नहीं है हमें, हर चीज बेहोशी में हो रही है। हम थॉट फ्री जोन में पहुंच जाते हैं तभी ये एक्सपीरियंस होते हैं। वो भी बात यही है कि हमारे होश में हमारी इच्छा से नहीं हो रहा, अपने आप सब कुछ हो रहा है। और ध्यान में भी यही सब कुछ होता है। ध्यान में हमें पूरा होश होता है, कॉन्शियसली हम एनर्जी ले रहे हैं, कॉन्शियसली हम एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं, कॉन्शियसली हम विजन्स देख रहे हैं। हमें शरीर का पता ही नहीं है, शरीर का, जैसे अभी किसी ने कहा पता नहीं मैं कहाँ थी, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस से परे हो जाते हैं हम, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि हम अभी कहाँ थे इतनी देर। तो बॉडी कॉन्शियसनेस से परे हो जाते हैं, टाइम ईगो स्पेस से परे हो जाते हैं, थॉट फ्री स्टेट में पहुंच जाते हैं। और ये नींद और जो ध्यान के एक्सपीरियंस है एक जैसे ही है, वो बेहोशी की हालत के एक्सपीरियंस है, ये पूरे होश में एक्सपीरियंस है। तो इसलिए नींद जो है वो अचेतन ध्यान है। नींद में ध्यान हो रहा है, हमें कुछ भी पता नहीं है, ध्यान सचेतन नींद है। आपको ध्यान में नींद जैसा लगता है, लेकिन फिर भी आप जाग रहे हो, तो ध्यान सचेतन नींद है। और बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसे एक तो बहुत बड़ी भ्रांति ये है कि अगर हम पाँव धरती पर रखेंगे तो धरती हमारी ऊर्जा ले लेगी, ये तो बहुत ही बड़ी भ्रांति है। सो कुछ ऐसा नहीं है, धरती ऊर्जा लेती नहीं है, माँ कभी किसी से लेती नहीं है, माँ हमेशा देती रहती है, धरती की वजह से ही हम जीवन जी रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हम भ्रांतियों को ना पालें और ना इनमें अंधविश्वास में और इन चीजों में हम उससे ज्यादा। और हमें लगता है मेडिटेशन का मतलब है एकाग्र करना मन को, तो एकाग्रता भी ध्यान नहीं है। मेडिटेशन का मतलब ये भी नहीं है कि हम मन पे कंट्रोल कर रहे हैं और हम मन को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये भी ध्यान नहीं है। हम ब्रेथ के प्रति कॉन्शियस हो रहे हैं, गिन रहे हैं, वो भी ध्यान नहीं है। ये बुजुर्ग लोगों के लिए है, ये भी भ्रांति है। और ध्यान करने से हमारी इच्छाएं दब जाती हैं, हमारी भावनाएं दब जाती हैं, हम दुनिया से परे हो जाते हैं, ये भी गलत है। और ध्यान करने से बहुत सिद्धियां मिल जाती हैं, ये भी सही नहीं है। और ध्यान करने से बड़े बहुत हाई लेवल के एक्सपीरियंस होते हैं और फिर किसी दूसरे का सुन के लगता मुझे तो हो नहीं रहा है, तो ये भी भ्रांति है कि ध्यान करने से हाई लेवल एक्सपीरियंस ही होते हैं, ये भी नहीं है। ध्यान करने के लिए हमें नीचे जमीन पर आलती पालती मारकर बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधे करना है, ये भी सही नहीं है। और ध्यान करने से हम सांसारिक जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। किसी के घर में कोई बच्चा ध्यान करता है तो माँ बाप बोलता रहे ये सन्यासी बन जाएगा, तो ये भी भ्रांति है, ऐसा नहीं होता है। और ध्यान करने से सारी बीमारियां, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ये भी भ्रांति है। अगर कुछ सीखने ही नहीं आए हैं तो फिर आए किसने? हर आत्मा चुनौतियां लेकर आती है,
तो किसी के जीवन में ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है और मजे से जी रहा है। हर एक आत्मा के जीवन में परेशानियां, चुनौतियां, कठिनाइयां, समस्याएं आती हैं, उन्हीं से आत्मा प्रगति करती है, सीखती है। और ध्यान करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और हम इस अपेक्षा से ध्यान ना करें कि मेरा सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, फिर अगर ठीक नहीं होगा तो हम ध्यान करना छोड़ देंगे। तो इसीलिए ये ध्यान भ्रांति ना रखिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सारी बीमारियां क्योर हो जाएंगी, ये भ्रांतियां हैं। सच्चाई ये है कि ध्यान करने से हमारी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है। आपको समझ आने लगती है, अब चुनौतियों का सामना करने की योग्यता बढ़ जाती है। मन बिल्कुल विचार शून्य नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा विचारों से खाली होता है। पूरी तरह मन विचार शून्य नहीं होता, और ये अब आगे हम आज बताएंगे। पूरी तरह से अगर कोई कहे ना पूरी तरह एक भी विचार ना आए आधे घंटे में, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़े थोड़े विचार कम होते हैं। इससे हमें स्पष्टता मिलती है कि हमें जीवन में चाहिए क्या। इट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रेथ, दैट इज अवेयरनेस। कोई एकाग्रता नहीं है, गिनना नहीं है सांसों पे, सिर्फ सांसों को महसूस करना है, जागरूक रहना है सांसों के प्रति। तो ये अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। और ये ब्रेथ के प्रति गिनना भी नहीं है कि कितने ब्रेथ हो गए, आ रहा है, धीरे करना है, तेज करना है, हमने कुछ भी नहीं करना। जैसा चल रहा है वैसे उसको अवेयरनेस के साथ में ऑब्जर्व करना है, देखना है। और 5 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों से ही ध्यान सिखाया जा सकता है, और सबका ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो बचपन से ही ध्यान सीखे। ध्यान आपको अपने नजदीक लाता है, दुनिया से दूर नहीं करता, आपको अपने नजदीक लाता है। और ध्यान में हमेशा ही बहुत ही बढ़िया फीलिंग होगी, अनुभव होगा, हमें आनंद की स्थिति में रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी नहीं होता, कभी ध्यान लगता है, कभी नहीं लगता। जैसे हमने पिछली बार भी किया था, जिस तरह से चांद घटता बढ़ता रहता है, हर चीज घटती बढ़ती रहती है, एक जैसा कभी नहीं रहता है। और आप अगर बैठ नहीं पा रहे हैं, लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बैठना ही है। अगर मान लो कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, तबीयत ठीक नहीं है, कोई बीमार है व्यक्ति, जैसे हमारे हावेरी में, कर्नाटका में एक डॉक्टर गौतम लढ़ैया हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल बनाया हुआ है और उनके पूरा फैमिली डॉक्टर्स ही हैं। तो वो आईसीयू में भी लोगों को ध्यान कराते हैं। तो लेटे लेटे भी ध्यान किया जा सकता है। करना क्या है, ब्रेथ को ऑब्जर्व ही तो करना है, क्रॉस करना है हाथों पैरों को, ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। तो लेट कर भी ध्यान किया जा सकता है। सुख आसन में बैठना है, अगर बैठ पा रहे हैं तो सुख आसन में बैठना है। और ध्यान करने से हमारी योग्यता बढ़ जाती है, हम बहुत सारी चीजें कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि ध्यान हमसे हम सब काम छोड़ के बैठ के कामचोर हो गए, नहीं। ध्यान करने से आपको इतनी ऊर्जा मिलती है, पहले से ज्यादा काम कर पाते हैं। और ध्यान आपको और ज्यादा जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता देता है। मान लो आप अभी 6 घंटे काम कर रहे हो घर में और आप इतना थक जाते हो, लेकिन जब आप ध्यान करते हो आप 8 घंटे काम कर सकते हो, 10 घंटे काम कर सकते हो, आपको थकान नहीं होती, और आप ज्यादा जिम्मेदारियां निभा सकते हो और अच्छे से निभा सकते हो। और ध्यान कोई आध्यात्मिक बाईपास नहीं है कि हमसे सामना नहीं हो रहा है संसार में परिस्थितियों का, हम चुपचाप कोने में बैठ के ध्यान कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना, ऐसा नहीं है। ध्यान बाईपास नहीं है। ध्यान आपको वो समझ बूझ देता है कि चुनौतियों का सामना कैसे करना है। आप अडिग खड़े रहते हो, अंगद की तरह अपना पैर जमा लेते हो कि मुझे कोई हिला नहीं सकता अपनी जगह से। तो ध्यान हमें वो शक्ति देता है कि हम चुनौतियों का सामना कर सके। और हम ध्यान के बाद क्लैप्स क्यों करते हैं? ये हमारी जो 80% एनर्जी आंखों में बची हुई है, 10% हाथों में जो इकट्ठी हुई है, वो हम जब क्लैप्स करते हैं और आंखों पे हाथों को रखते हैं, तो वो 90% एनर्जी पूरी हमारी अंदर वापस रिसाइकिल हो जाती है। इसलिए हम जब भी ध्यान से उठते हैं, हम क्लैप्स करते हैं। दूसरों को क्लैप्स करके हम प्रोत्साहन देते हैं, जब उनका एक्सपीरियंस सुन के हम क्लैप्स करते हैं। और जब हम ग्रुप में ध्यान कर रहे हैं, सभी मिलकर जब तालियां बजाते हैं, तो ग्रुप में एक हार्मनी, एक एनर्जी सर्किट क्रिएट होता है। और कोई भी उदास रहकर तो ताली बजा ही नहीं सकता, तो तालियां बजाने से अपने आप ही चेहरे पे खुशी आ जाती है। और ये एक्वा प्रेशर थेरेपी है कि हमारे जितने भी शरीर के अंग हैं, उनके सबके पॉइंट हमारे हाथों में हैं। जब हम जोर से ताली बजाते हैं तो हमारे सारे पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं और एनर्जी सारे बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। इसीलिए हम ध्यान से उठने के बाद तालियां बजाते हैं।
मन जो हमारा है ये सॉफ्टवेयर है और शरीर हार्डवेयर है। 5 इंद्रियों से जो भी हम इस बाहर के संसार में देखते हैं, ऐसा ही संसार हमारे मन ने हमारे अंदर बसाया हुआ है। जो कुछ आपने इस संसार में अपनी आंखों से देखा है, सुना है, सूंघा है, टच किया है, स्वाद अनुभव किया है, वो सब कुछ आपके यहाँ अंदर जमा हो गया है, स्टोर हो गया है। चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों को मन स्टोर कर लेता है। अब जैसे मान लो यहाँ से हम जयपुर जाते हैं और रास्ते में हम किसी ढाबे पे रुक के खाना खाते हैं, खाना बहुत ही बढ़िया होता है, तो जो भी कोई हमारा जानकर जयपुर जा रहा होता है तो हम उस ढाबे का नाम बताते हैं कि वहां खाना जरूर खाना। क्यों? क्योंकि वो अनुभव हमने स्टोर कर लिया, वो हमारे मन में स्टोर हो गया है और हम उसको हमेशा याद रखते हैं। और जब भी जाते हैं, हमें भूख भी लगी हो तो हम कहते नहीं, थोड़ी देर और आगे चलो वही खाना खाएंगे, वहां खाना अच्छा था। और इसका उल्टा भी सही है, अगर खाना अच्छा नहीं है तो आप सबको बताओगे वहां खाना मत खाना। तो वो दोनों चीजें हमारे अंदर जमा है, स्टोर है, और जब जब जरूरत पड़ती है हम उस इंफॉर्मेशन का, उस बात का याद करके उसका फायदा लेते हैं। तो सब कुछ हमारे मन के अंदर स्टोर है, और ये जो मन है वो दिखाई नहीं देता, शरीर दिखाई देता है। मन के अंदर क्या चल रहा है उसका दर्पण हमारा शरीर है। अगर शरीर बहुत अच्छा है, स्वस्थ है, एनर्जेटिक है, इसका मतलब उस व्यक्ति का मन बहुत एनर्जेटिक और स्वस्थ है। और जिसका शरीर बीमार है तो मतलब यही है कि उसका मन ही बीमार है। तो मन जो है वो सॉफ्टवेयर है, बॉडी हमारा हार्डवेयर है। अब सब कुछ हमारे मन ने अपने यहाँ पे स्टोर कर लिया, तो अब स्टोर होने से क्या हो गया, मन पूरा भर गया है। जैसे हम लैपटॉप यूज करते हैं, 500 जीबी उसमें अगर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और 500 जीबी पूरा भर गया तो क्या होगा, वो रुक रुक के चलेगा, हैंग हो जाएगा, नई चीजें स्टोर नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुरानी इंफॉर्मेशन जो काम की नहीं है उसे डिलीट करना पड़ेगा, तब हम नई इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे अंदर इतनी सब चीजें जमा हो गई है कि हमें डिलीट करना नहीं आ रहा, तो इसीलिए मन ठीक से काम नहीं कर रहा। और जैसे मान लो कि आप जब कहते हैं कि हमें बहुत विचार आ रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, वो जमा है, अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें जाने देना है। ज्यादा विचार आ रहे हैं मतलब ज्यादा ध्यान करने की जरूरत है, बहुत भर गया है अंदर, उसको खाली करने की जरूरत है। तो हमें अपने मन को खाली करना है, जो हमने इतने जन्मों जन्मों से इसको भरा है, और हमने ही इसे खाली करना है ताकि ये ऊर्जा को ग्रहण करे। आलतू फालतू की बातों को ग्रहण करके अंदर जमा ना रख के ऊर्जा को ग्रहण करे। जैसे लोग कहते हैं कि हमारी याददाश्त कमजोर है, आप जिससे भी बात करो ना तो यही कहेगा मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। अगर हमारी याददाश्त सही मायने में कमजोर है, अगर याददाश्त का संबंध मस्तिष्क से है, ब्रेन से है, तो हम कड़वी बातों को क्यों नहीं भूलते सालों साल तक। अगर याददाश्त कमजोर है तो वो भी भूलना चाहिए, वो तो नहीं भूलते, अच्छी बातें भी नहीं भूलते। इसका क्या मतलब है कि मन, याददाश्त का संबंध मन से है। मन जिन चीजों को याद रखना चाहता है याद रखता है, जिनको भूलना चाहता है वो भूलता है। और हमें, अगर हमारी याददाश्त कमजोर हो तो हमें जो किसी ने बुरा भला कहा, कड़वा बोला, अच्छा व्यवहार नहीं किया, वो भूल जाना चाहिए, वो तो हम भूलते नहीं। क्यों? क्योंकि उसका संबंध मन से है, भावनाओं से है। हमें चोट पहुंची है या हमें खुशी मिली है, वो मन में जमा हो जाती है, तो इसीलिए हम उन बातों को भूलते नहीं। तो हमें ध्यान में क्या करना है, जैसे हम घर में झाड़ू पोछा मारते हैं ना वाइपर लेके, तो ऐसे ही आकाश गंगा का वाइपर लेके अपने दिमाग में, मन में झाड़ू पोछा मारना है। हर दिन झाड़ू पोछा मारना है। आप 4 दिन घर साफ ना करो तो घर कितना गंदा हो जाता है। वो गंदगी दिखाई देती है, लेकिन जो अंदर जा रहा है हर टाइम 24 घंटे जो अंदर जा रहा है, वो अंदर जाके क्या कर रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो हमें हर दिन इसीलिए अपनी उम्र के हिसाब से ध्यान करना जरूरी है, ताकि हम अपने मन की हर दिन सफाई करते रहें। अब हमारा ये जो हम सांसों के साथ एक होते हैं, तो ये हम भरे हुए जो हमारा मन है, इससे हटकर हम थॉट फ्री माइंड में चले जाते हैं, हम मन के पार चले जाते हैं, हमारे विचार कम हो जाते हैं। तो विचार की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। हमेशा हम बीटा स्टेट में रहते हैं। बीटा स्टेट वो स्टेट है जब पर हम कोई काम कर रहे हैं, दिमागी काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम कुछ बहुत प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम बहुत ही अवेयर हैं, बहुत दिमाग लगा के एकाग्रता के साथ काम कर रहे हैं। उस समय हमारे पर सेकंड जो थॉट साइकिल है वो 14 से 40 हैजर्ड पर सेकंड होता है।
बहुत तेज हमारी जो ब्रेन वेव्स होती हैं, और दिन में जब हम काम करते समय ज्यादातर इसी स्टेट में रहती। फिर आती है अल्फा स्टेट, जैसे हम चाय पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, गप मार रहे हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे दिमाग पे जोर पड़ रहा है, रिलैक्स हैं, वॉक कर रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो रिलैक्स होकर हम अल्फा स्टेट में रहते हैं, जिसमें 7 से 14 हैजर्ड पर सेकेंड थॉट आती है। और इसमें हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, नए नए आइडियाज हमें आते हैं, हमारी इंट्यूशन जो है, इसी अवस्था में हम अपने अंदर की आवाज को भी सुन पाते हैं, कोई अच्छी कल्पना कर पाते हैं। और ये जो स्टेट है, ये वेल बीइंग स्टेट है। जितना ज्यादा अल्फा स्टेट में आप रहते हो उतना तनाव मुक्त रहते हो, जितना बीटा स्टेट में ज्यादा रहते हो उतना तनाव बढ़ता जाता है। इसके बाद आती है थीटा स्टेट। थीटा स्टेट वो स्टेट है जब हम ये सभी अवस्थाएं नींद में भी आती हैं, ध्यान में भी आती हैं। और थीटा स्टेट वो स्टेट है जब हम 4 से 7.5 हैजर्ड पर सेकेंड थॉट आते हैं, सपने देखते हैं हम, और कुछ आइडियाज हमें आ रहे होते हैं, जैसे हम अभी बहुत गहरे ध्यान में चले गए और हमें पता नहीं चला हम कहाँ पर थे, तो उसे थीटा स्टेट कहा जाता है। इसमें बहुत ही 4 से 8 विचार आते हैं, और थीटा स्टेट में हमारी बॉडी की हीलिंग हो जाती है। वही थीटा स्टेट नींद में आती है, तब भी हमारी बॉडी की हीलिंग होती है, उस समय हमें होश नहीं होती। वही थीटा स्टेट जब ध्यान में आती है, तब भी हमारी बॉडी की हीलिंग होती है, लेकिन हमें उसका पता चलता है। इसके बाद आती है डेल्टा स्टेट। ये बहुत गहरी नींद की स्थिति है, जहाँ 5 से 4 विचार आते हैं, और ये ऐसी स्थिति है जिसमें अब हम पूरी तरह से बेहोशी की हालत है अगर हम नींद में है, लेकिन अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो ये समाधि की स्थिति कही जाती है। हम डीप मेडिटेशन में हैं, और ये इस स्टेट में भी 4 विचार आते हैं। वो लोक कल्याण के विचार होते हैं, फालतू विचार कोई नहीं होते, ना भूतकाल के ना भविष्य के। कोई क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, मास्टर से आप मैसेज लेते हो, कोई ऐसा कि ये काम अब आगे करना है मुझे, आपको इंट्यूशन से पता चलता है। तो इसमें जो विचार आते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी विचार होते हैं। और फिर इसके बाद आती है गामा स्टेट। गामा स्टेट में बहुत कम हम पहुंचते हैं, क्योंकि ये वो स्टेट है जब आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ गए, और आप इस धरती से ऊपर का जो ज्ञान है, उच्च लोकों का ज्ञान है, आप कई लोकों में विचरण कर रहे हो, आप अपनी मल्टी डायमेंशनल सेल्फ से जुड़े हुए हो। तो इस स्टेट में जो ये हैजर्ड स्टेट है, ये जो गामा स्टेट है, इसमें 40 से भी अबव जो हमारे जो साइकिल हो जाता है, मतलब हमारी जो अवेयर चेतना की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हम उच्च लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये अवस्था जो है, जो बहुत गहन ध्यान करते हैं, कई कई सालों तक ध्यान करते हैं, कई कई घंटों तक ध्यान करते हैं, और फिर उनको ऊपर से डाउनलोड होना शुरू होते हैं मैसेजेस, वो ये स्टेट होती है। तो ध्यान, यही सब स्टेट्स हमें नींद में होती हैं, और यही स्टेट्स हमें ध्यान में मिलती हैं, आती हैं। ध्यान में हमें पता रहता है, नींद में हमें कुछ भी पता नहीं रहता। अब हमें एक्सपीरियंसेस क्या क्या होते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, यहाँ कभी हमें ठंडा लगता है या कभी बहुत गर्म लगता है, ऐसा लगता है पानी पिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप पानी पास में ही रखें, अगर आपको प्यास लगे तो आप आंखें बंद बंद में पानी पी सकते हैं। हमें अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं, अलग अलग खुशबू आती है, हमारे मुंह में कोई स्वाद, एक जैसे कोई सलाइवा इकट्ठा हो गया है, एक मिठास सी स्वाद आने लग जाता है। कई बार हमें लगता है कि गुदगुदी हो रही है, या हमें लगता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में कुछ चल रहा है, कोई ऊपर की और चीज चल रही है। हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, जैसे गुस्सा आता है तो तेज तेज सांस हो जाती है, जितना ध्यान में आप गहरे जाते हो आपकी सांसें हल्की होने लग जाती हैं, छोटी होने लग जाती हैं। बहुत सारे आपको लाइट्स दिखते हैं, कलर्स दिखते हैं, कई बार आपको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, या भविष्य में होने वाली घटनाएं भी दिखती हैं। आपको पास्ट लाइफ भी अपनी कोई दिख सकती है, एस्ट्रल एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे अभी मैडम ने शेयर किया कि उनके किसी ने हार्ट में पिंच किया, तो ये एस्ट्रल एक्सपीरियंस है। और टनल का एक्सपीरियंस होता है, ऐसे लगता है कि हम बहुत बड़ी सुरंग में चल रहे हैं, हम टाइम और बॉडी की हमारी चेतना खो जाती है, हम उच्च लोकों से, ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं और बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारे जो
इंसाइट बढ़ जाती है, थॉट कम हो जाते हैं। कई बार हम इतना इमोशनल हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम हंसना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। बहुत पीस, ब्लिस फॉर एक्सटेसी की फीलिंग आती है। थ्रोट चक्रा जब हमारा खुलता है या थ्रोट चक्रा के ब्लॉक क्लियर होते हैं तो हमें उबासियां आती हैं, गले में इचिंग होती है, ऐसा सर्दी से जैसे कफ हो जाता है ऐसा भी महसूस होता है। और जब थर्ड आई में हमारे एनर्जी जाती है तो हमें इचिंग होने लग जाती है और हमारे यहाँ पर फोरहेड में सेंसेशन होती है, दर्द होती है, दबाव महसूस होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें अगर कुछ नहीं हो रहा तो हम उदास हो जाती है कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा। और अगर जिसको बहुत कुछ हो रहा है तो वो अपने अहंकार में आ जाता है कि मुझे तो बहुत कुछ हो रहा है। तो ये दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं है। लेटिंग गो, हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है, चिपकना नहीं है उससे। हो रहा है तो हर बार होना चाहिए, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, होना ही चाहिए। तो दोनों स्थितियों में उलझना नहीं है। और गेटिंग ग्रेड, नॉट विलिंग टू सी समथिंग इजी अनइजी। अब जैसे आपने टीवी चलाया और टीवी में तो जो चैनल चल रहे हैं वो तो चलेंगे ही ना, अब आपकी मर्जी, आप कोई भी रिमोट से चैनल देख सकते हो। लेकिन जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है तो वो आपकी मर्जी से आपको चीजें नहीं दिखाई जाती हैं। आपको ऐसी भी चीजें नजर आ सकती है जो आप देखना नहीं चाहते और फिर आप परेशान हो जाते हो उनको देख के। जैसे मान लो कोई डेड बॉडी दिख गई, कोई अपना घर का ऐसा दिख गया कि उसके ऊपर व्हाइट चादर है, तो फिर लोग इतना डर जाते हैं कि ये क्यों दिख गया। ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है कि हर समय एंटरटेनमेंट ही चलता रहेगा। आपको अच्छा बुरा, सुख दुख से जुड़ी हुई हर चीज दिखाई देगी और उसको देखने के लिए, उसको सहन करने के लिए उतनी ऊर्जा चाहिए। जो थर्ड आई मास्टर होते हैं उन्हें केवल यही नहीं दिखाई देता कि पत्री जी आ रहे हैं, बहुत बड़ा हो रहा है, मैंने सब देख लिया, बहुत बड़ा पिरामिड आ रहा है, ये देख लिया तो हमने तालियां बजा दी। आपको ये भी दिख सकता है कि मेरे घर के सदस्य ये है, इसकी जीवन यात्रा का पूर्ण समय आ गया, अभी जाने वाला है जल्दी, तो फिर आप घबरा जाओगे ये क्यों दिख गया। तो थर्ड आई जब वो एक्टिवेट होगी तो सब कुछ दिखाई देगा आपको। जो निम्न सोल्स हैं, जो अर्थ बाउंडेड सोल्स हैं, वो भी दिखाई दे सकतेंगी और आपको मास्टर्स भी दिखाई देंगे। अब आप कहो कि मुझे वो तो दिखाई ना दे, ये दिखाई दे, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए जितना आप सहन करते हैं, जितनी आपके अंदर ऊर्जा है, मास्टर आपको उतना ही दिखाते हैं। इसलिए अनुभवों का पीछा ना करें, चिपके ना अनुभवों से। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप अभी उस चीज को लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मजे से ध्यान करो, जीवन को आनंद से जियो। दिखना ना दिखना ध्यान का कोई मापदंड नहीं है कि जिसको नहीं दिख रहा इसका मतलब उसका ध्यान अच्छा नहीं हो रहा, जिसको ज्यादा दिख रहा है तो बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है। नहीं, दिखना ना दिखना ध्यान का मापदंड नहीं है। आपके जीवन में, व्यवहारिक जीवन में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपकी ऊर्जा बदल रही है कि नहीं बदल रही, आपका स्वभाव बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, आप शांत हो रहे हो कि नहीं, आप आनंद में हो कि नहीं, वो चीजें ज्यादा जरूरी है। तो अगर हमें कुछ ऐसा दिख जाए जो हमें समझ रहा है तो हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। और हर समय ऐसा नहीं है कि आनंद ही होगा, आपको ऐसी भी फीलिंग होगी जब आपको उदासी भी आएगी। तो ये सारे जो अनुभव हैं ये मील के पत्थर हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पत्थर को ही पकड़ के बैठ जाए। अगर मान लो हम हरिद्वार जा रहे हैं और वहां लिखा है हरिद्वार यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, तो वो मील का पत्थर हरिद्वार तो नहीं है ना। हम गाड़ी से उतर के वहां बैठ जाए भी, इसमें तो हरिद्वार लिखा है। वो मील का पत्थर ये बता रहा है कि आप सही दिशा में जा रहे हो। तो हम जब ध्यान करते हैं, जो जो भी हमें अनुभव होता है, या हमें अपने अंदर ही मन शांत होता है, आनंद आता है, विचार कम हो जाते हैं, हमारा गुस्सा कम हो जाता है, तो वो हमारे रास्ते के मील के पत्थर हैं कि हम सही जा रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि ध्यान से हमारे अंदर के जो सातों शरीर हैं वो कैसे एक्टिवेट हो जाती है। तो सबसे पहला हमारा शरीर है अन्नमय शरीर, जो बाहर की हमारी परत है जो दिखाई देती है, जिसे भौतिक शरीर कहा जाता है। ये भौतिक शरीर खाने पर निर्भर है और ये टाइम और स्पेस से बंधा हुआ है। अभी मुझे यहाँ से अगर बॉम्बे जाना है तो मैं ऐसे ही आंख बंद करूं और मैं बॉम्बे पहुंच जाऊं, ऐसा नहीं है। मैं जिस माध्यम से जा रही हूँ, फ्लाइट से जा रही हूँ, मैं ट्रेन से जा रही हूँ, बस से जा रही हूँ, उतना समय मुझे लगेगा। मैंने सोचा और मैं वहां पहुंच गई, ऐसा नहीं है। तो फिजिकल बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्थान चाहिए, समय चाहिए। इसीलिए जब लोगों को वो जेल में बंद किया जाता है तो काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है कि ना इन्हें समय का पता चले ना स्थान का पता चले, स्थान कम कर दिया जाता है। स्थान कम होने से हमें बहुत अनइजीनेस होता है।
जैसे अभी लॉकडाउन में सब लोग घर में बंद हो गए थे तो कितना परेशान हो गए, किसने परेशान हो गए, जगह कम होगी ना, आप घूम नहीं सकते हो, आपको बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया तो फिजिकल बॉडी अनकंफर्टेबल फील करती है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। और परफेक्ट प्रैक्टिस ऑफ हठ योगा कर्म योगा बिगिंस विद दिस बॉडी। जो लोग भी हठ योग और कर्म योग, जैसे जिन लोगों का होता है कि हमें तो दूसरों की सेवा करनी है, हठ योग जो हम शरीर के साथ में जो भी करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं शरीर के साथ में, वो सभी अन्नमय कोश से शुरू होते हैं। वो व्यक्ति अन्नमय कोश से है, अभी अन्नमय कोश में है, तो ये अन्नमय कोश से हमें आगे जाना है और हमें अब अपने प्राणमय कोश की ओर जाना है। प्राणमय कोश जो है, इट इज ड्राइविंग फोर्स एंड मेक्स फिजिकल बॉडी एंड सेंसेस। ये जो है, ये एक ईंधन है जिससे हमारा शरीर चलता है, सारा जीवन चलता है। प्राण, अभी सांस ना आए सब कुछ खत्म हो जाए, तो ऐसे ही ये जो प्राणमय कोश है, इससे सारा जीवन चलता है, इसी से हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं, इसी से हमारी जो शरीर है वो आगे बढ़ता है इस ऊर्जा से। और ये जो प्राणमय शरीर है, ये एक जैसे धुंध की भांति होता है, ये हमारे फिजिकल बॉडी जैसा ही होता है, लेकिन ये धुंध की भांति होता है, और ये हमें ये अनुभव देता है कि हम उड़ने का हमें अनुभव होता है, जैसे हम ऊपर उठ रहे हैं। जैसे आपको कई बार ध्यान में लगता है ना, उठ रहे हैं, तो ये उठने का, ऊपर उठने का अनुभव हमारे प्राणमय शरीर का अनुभव है। हम सेकंड बॉडी से कनेक्ट हो गए हैं, और ये जो हमारी सेकंड बॉडी है, ये हमें इस शरीर की पकड़ से छुड़वा देती है, शरीर की पकड़ से ऊपर उठा लेती है, तो हमें ऐसा लगता है हम ऊपर उठ गए हैं, और ये टाइम और स्पेस के पार जा सकती है। इसके लिए टाइम और स्पेस का कोई बंधन नहीं है, और ये बिल्कुल फिजिकल बॉडी जैसी ही होती है, और इट इज लाइक फिजिकल बॉडी बट एज कंडेंस्ड एज स्मोक। जैसे एक धुंध होती है वैसे दिखाई देती है, लेकिन होती फिजिकल बॉडी जैसी है। प्राण शीत टू कैरी आउट इट्स प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, एम्बुलेशन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। मतलब जितने भी शरीर के फंक्शन है वो प्राण ऊर्जा से ही चलते हैं, ये हमने पहले भी कर लिया। और इसके ऊपर में धरती के गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमारा भौतिक शरीर धरती के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो प्राण शरीर है, उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो तरंगों का शरीर है, उसके अंदर ऊर्जा तरंगे हैं। और थियोसॉफिकल सोसाइटी और इथिक बॉडी क्रिया योग इस शरीर से शुरू होता है। जो क्रिया करते हैं, जो सांसों के साथ में प्राणायाम करते हैं, सांसों के साथ हम जो भी क्रिया करते हैं, वो सारी क्रिया जो है इथरिक बॉडी में हम जो करते हैं, इथरिक बॉडी से प्राणों का जो हम संयम करते हैं, प्राणों को रोकना, छोड़ना, कम लेना, ज्यादा लेना, अंदर होल्ड करके रखना, जितना भी प्राणायाम है, जितना भी क्रिया योग है, वो सब हमारे इस दूसरे शरीर से शुरू होता है। और ये हमें भौतिक शरीर से आजाद होने का, स्वतंत्र होने का एक अनुभव देता है। नहीं तो हम अपने भौतिक शरीर से ही बंधे रहते हैं कि मैं शरीर हूँ, लेकिन ये शरीर हमें, प्राणमय शरीर ध्यान में अनुभव देता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि हमें उड़ने का अनुभव महसूस होता है, धरती से ऊपर उठने का अनुभव महसूस होता है। तो ये जो हमारा प्राणमय शरीर है, ये हमारे पूरे जीवन का, हमारे अंदर के जितने शरीर हैं, जितने हमारे अंदर के फंक्शन हैं, वो प्राणमय शरीर पर आधारित है। जितना ज्यादा प्राण शक्ति शरीर में ज्यादा होगी, उतना शरीर स्वस्थ होगा, और जितनी प्राण शक्ति कम होगी, उतना हमारा फिजिकल बॉडी अस्वस्थ होगा। तो इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं तो प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा बढ़ती है। प्राण ऊर्जा बढ़ने से जो हमारी इथरिक बॉडी है वो बहुत एनर्जेटिक हो जाती है, तो बाकी सारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाती है। अब आते हैं हम तीसरे कोश पे, जो है मनोमय कोश। सारे का सारा काम हमें इसी कोश पे करना है, और जो हम ध्यान करते हैं, जो भी करते हैं, इसी कोश के लिए सब क्लीनिंग है। मन यानी हमारा मन, मनस यानी मन, और ये हमारी मानसिक कवच है, और सभी हमारी भावनाएं, विचार और हमारी इंद्रियों के जो अनुभव है, सब मन से संबंधित हैं। और ये फिजिकल बॉडी से काम कराने के लिए मन फिजिकल बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देता है, और क्योंकि प्राण ऊर्जा हमारे अंदर है, तो हमारा जो फिजिकल बॉडी है और मेंटल बॉडी है, वो प्राण ऊर्जा से सब काम करता है।
और ये जो हमारा शरीर है, ये सभी इच्छाओं के बीज इस शरीर में है, और ये इच्छाएं हमेशा बदलती रहती हैं। एक इच्छा पूरी हुई, दो और आ गई, दो पूरी हुई, चार और आ गई। तो सारी इच्छाओं के बीज हमारे मनोमय कोश में होते हैं। मनोमय कोश जो है वो आनंद और दुख को महसूस करता है, और मनोमय कोश शंका संदेह उत्पन्न करता है, माया में भ्रमित करता है, और अद्वैत का अनुभव देता है, विभिन्नता का अनुभव देता है, एकता का नहीं। और इफ इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ डीपर सेल्फ, इट हेल्प्स अस टू प्रोग्रेस फास्ट। अगर हमारा मनोमय कोश, हमारे जो कोर है, हमारा जो असली वास्तविक रूप हमारी आत्मा है, अगर उसके डायरेक्ट टच में रहता है, आत्मा से इंस्ट्रक्शन लेके चलता है, तो हम अपने आप को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। और हमारे बंधन और मुक्ति का कारण ये मनोमय कोश ही है। ये भी 5 तत्वों से बना है, लेकिन वो 5 तत्व बहुत सूक्ष्म हैं। जो हमारा भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है, वो स्थूल 5 तत्व हैं। जो हमारा ये मनोमय कोश है, वो सूक्ष्म 5 तत्वों से बना है, और ये बहुत ही फास्ट टाइम ट्रेवल कर सकता है। हमारे आगे पीछे कहीं भी लाइट की ज्यादा स्पीड से जा सकता है, और ये ऐसा है जैसे पानी का बुदबुदा, जिसके आप आर पार देख सकते हो। इसका पानी के बुदबुदे जैसा ट्रांसपेरेंट होता है, ये वेपर लाइक होता है, और इसके ऊपर भी गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ये हमारी फिजिकल बॉडी से 2 इंच आगे तक फैला होता है, हमारा जो मनोमय कोश है। और इसका जो कलर है वो ब्लूइश ग्रे कलर है, जैसा आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा जो मनोमय कोश है, इसके अंदर ही हमारे सारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी ज्ञान इंद्रियों के एक्सपीरियंस सब इसी से जुड़े हुए हैं। और जैसे जैसे हमारी भावनाएं शुद्ध होती हैं, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारा मनोमय कोश जो है वो शुद्ध होने लग जाता है। हमारा नाड़ी मंडल, जो इथिक बॉडी के अंदर जो चक्रास हैं, जो हमारे नाड़ी मंडल अशुद्ध हुआ है मनोमय कोश के कारण, जो जन्मों जन्मों से हमने कर्म किए हैं और नाड़ी मंडल को अशुद्ध किया है, तो जैसे जैसे प्राण ऊर्जा से हमारा जो नाड़ी मंडल शुद्ध होता है, हमारा मन शुद्ध होता है, तो हमारा मन जो है वो स्थिर होने लग जाता है। और भक्ति योग और मंत्रा हमारा जो है, जो हम मंत्र जाप करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो भावनाओं से हम भक्ति भाव करते हैं, वो हमारे मनोमय कोश से शुरू होता है। मनोमय कोश से हम मन से जो भी हम मन से करें, मन से मंत्र है, तन से तंत्र है, तंत्र यंत्र तन से संबंधित है, और मंत्र मन से संबंधित है। तो हम जो भक्ति भाव के भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, हम जो श्लोकास पढ़ते हैं, हम जो जाप करते हैं, उसका जो हमारे जो अभ्यास है वो हमारे इस शरीर से शुरू होता है। फिर आता है हमारा विज्ञान में कोश, ये ज्ञान का भंडार है, ये विजडम, सीट ऑफ विजडम है, और अहंकार भी, सीट ऑफ ईगो भी है। ये हमारे बुद्धिमत्ता का, ज्ञान का, हमारे अच्छे बुरे की पहचान करना। जैसे हम किसी को कहते हैं जो बुद्धि है कि नहीं, तो ये बुद्धि का कोश है हमारा, कि अच्छा बुरा जन्मों जन्मों से जो हमने बुद्धि एकत्रित की है, वो सब हमारे विज्ञान में कोश में संग्रहित है। और इसमें हमें कॉन्शियसनेस एंड आई अवेयरनेस, यहाँ पर हम अपने शरीर से और मन से थोड़ा परे होकर अपनी वास्तविकता की ओर हमारा ध्यान जाना शुरू करते हैं, कि मैं चेतना हूँ। इट अपीयर्स इंटेलिजेंट एज रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सेल्फ। ये हमारा मनोमय कोश से ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये आत्मा के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, प्रतिबिंबित करता है आत्मा के प्रकाश को। और ये हमारा दिस शीत इज अ कॉज ऑफ फिजिकल एम्बॉडीमेंट, ये हमारा कारण शरीर है। इसी के कारण जो हमने कर्मा इस कारण शरीर में इकट्ठे हुए हैं, उन्हीं कर्मों के कारण हमें बार बार धरती पर जन्म लेना पड़ता है। जब सब कर्मों के बीज नाश हो जाते हैं, विज्ञान में कोश शुद्ध हो जाता है, तो फिर हमें किसी कारण से जन्म नहीं लेना पड़ता। तो ये हमारे जन्मों जन्मों के जो कर्म हैं, जो बीज हैं कर्मों के, ये हमारे कारण शरीर में स्टोर हैं। और ये जो शरीर है हमारा, ये दीवार के पार भी जा सकता है। हमारा भौतिक शरीर तो दीवार को पार नहीं कर सकता, लेकिन हमारा ये जो विज्ञान में कोश है, ये एब्सोल्युटली वॉललेस है, इसकी कोई दीवार नहीं है। और राजयोग और ज्ञान योग इस शरीर से शुरू होता है।
लेकिन अगर अब आपको यहाँ थोड़ा टेक्निकली समझने की बात है, अगर आपको लग रहा है मैं मंत्र कैसे छोड़ूं, तो इसका मतलब आप तीसरे शरीर से ही जुड़े हुए हैं, आप तीसरे से चौथे में जा नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं है कि तीसरे से चौथे में। अब मान लो मैं सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, मैंने 5 सीढ़ियां चढ़ ली और अब मैंने 6ठी सीढ़ी चढ़नी है और मैं 5वीं से पैर उठा ही नहीं रही, 6ठी चढ़ सकती हूँ? मैं नहीं चढ़ सकती ना, 5वीं से तो पैर उठाना ही पड़ेगा। तो ये जो स्थिति है, इसमें हम इतना चिपक जाते हैं कि हमें लगता है अगर हम मंत्र पूजा पाठ छोड़ देंगे तो पता नहीं क्या हो जाए, वो डर हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन जब हमने 5 सीढ़ियां चढ़ ली हैं, अगर हम इसको देखें फिजिकल बॉडी से आगे, हम आगे प्राणमय कोश, प्राणमय कोश ठीक हो गया, हम मनोमय कोश में आ गए, मनोमय कोश भी ठीक हो गया, हम चौथी सीढ़ी पे आ गए। तो चौथी से 5वीं में जाने के लिए तीसरी को तो छोड़ना ही पड़ेगा, चौथी को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो हमें राजयोग, जो ध्यान है वो राजयोग है। राजयोग और ज्ञान योग इस विज्ञान में कोश से शुरू होता है। अगर आपको विज्ञान में कोश से जुड़ना है तो वो छूट ही जाएगा, चाहे फिर आप इस जन्म में छोड़ो, चाहे आप अगले जन्म में छोड़ो, वो तो छूटना ही है। अगर आप जिद करके इस जन्म में पकड़े रखोगे तो फिर अगले जन्म में छूटेगा, लेकिन वो छूटेगा तभी आत्मा आगे बढ़ेगी। जैसे हम मान लो कि हम गंगा किनारे गए और हमने वहां पे स्नान किया और हम चेन पकड़ के बैठे रहे, तो जहां तक चेन जा रही है वहीं तक ही जाएंगे ना, और हमें तो आगे जाना है, तो चेन हम छोड़ नहीं रहे तो आगे जा नहीं सकते, गहरे में जा नहीं सकते। और ध्यान में हमें अपने अंदर गहरे उतरना है, तो हमें एक एक कदम आगे बढ़ते रहना है। तो राजयोग, ध्यान योग इज राजयोग। तो जब आप राजयोग में प्रवेश कर रहे हैं तो मंत्र योग तो छूट ही जाएगा। और अगर आज इस जन्म में नहीं छोड़ रहे हो, आपको इतना सिखा दिया गया कि मंत्र नहीं छोड़ना, मंत्र छोड़ा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये तो गुरु ने दिया है, फिर आपको मतलब एक जन्म और लेना पड़ेगा मंत्र छोड़ने के लिए। हम इतना बंध जाते हैं कि हमसे कुछ छूटता ही नहीं है। तो वो हमारे इस शरीर से शुरू होता है। मेडिटेटर सब्लिमेट ईगो एंड एक्सेस हायर विजडम थ्रू दिस एयर। इस शरीर में जब हम आते हैं हमारा अहंकार कम हो जाता है और हायर विजडम को हम रिसीव करने लग जाते हैं। और ये शरीर जो है ये फ्यूचर में जा सकता है, पास्ट में जा सकता है, टाइम ट्रेवल कर सकता है, स्पेस में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो ये जो हमारा विज्ञान में कोश है, ये हमें ध्यान योग से जोड़ता है, राजयोग से जोड़ता है, ज्ञान योग से जोड़ता है। इसके बाद आता है आनंदमय कोश, स्पिरिचुअल बॉडी। आनंद मीन्स ब्लिस, आनंद की स्थिति। आनंद का उल्टा विलोम शब्द कोई नहीं है। सुख का दुख है लेकिन आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है यहाँ पर। ये क्योंकि ये पहली आपकी परत है, आत्मा के बिल्कुल क्लोज है ये शरीर, ये आत्मा का पहला वस्त्र है, ये मान लीजिए। तो पहला वस्त्र है, तो ये क्योंकि आत्मा के बहुत करीब है तो हमेशा ब्लिस की अवस्था रहती है, क्योंकि आत्मा को ना कोई दुख है ना कोई सुख है, आत्मा तो स्वयं प्रकाशित है। तो ये शरीर जो है हमारा, ये हमेशा आनंद की स्थिति में रहता है। और ये पहला कवच है या पहला वस्त्र है जिसे आत्मा ने पहना हुआ है। इट इज बियॉन्ड माइंड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्टिमुलेट रीजन। ये मन से परे की अवस्था है। जब ध्यान में हम आनंद की स्थिति में होते हैं तो मन से परे हम इसी स्टेट में आ जाते हैं। और इस पे जो इस स्थिति में हमें आनंद मिलता है उसका कोई रीजन नहीं है कि मुझे मेरे दोस्त ने अच्छे से बात की इसलिए मैं खुश हो गया, मैंने गुलाब जामुन खाए मैं इसलिए खुश हो गया, मैंने आज उससे बात की मैं इसलिए खुश हो गया, मैंने आज अच्छे कपड़े लिए मैं इसलिए खुश हो गया, आज मेरा जन्मदिन है मैं इसलिए खुश हो गया। नहीं, इस स्थिति में कोई कारण ही नहीं है खुशी का, बस आप खुशी हो, जो भी हो रहा है आप खुशी हो। The master awakens and takes charge from here। यहाँ से आपके अंदर का जो मास्टर है वो जाग जाता है और आपके जीवन का चार्ज ले लेता है। जब तक हम इस स्थिति में नहीं पहुंचते तब तक हमारा मन हमारे ऊपर हावी रहता है। और जब हम मन से पार आ गए, विज्ञान में कोश से भी पार आ गए, इस आनंद की स्थिति में आ गए, तो अभी हमारी आत्मा जागृत होकर फिर आत्मा के हिसाब से हम जीवन जीना शुरू करते हैं। और मन जो है वो भी प्रकाशित हो जाता है धीरे धीरे। तो मन आत्मा से इंस्ट्रक्शन लेके आत्मा के ज्ञान के अनुसार काम करता है। अगर इसको एक उदाहरण से समझाऊं, आपने किसी को देखा किसी की गाड़ी बहुत बढ़िया नहीं लेकर आए हैं तो ईर्ष्या होती है, ये मन की अवस्था है। लेकिन जब आप आनंद की स्थिति में हो गए तो आप मन की पकड़ से छूट गए। अब आपने किसी की सफलता देखी तो आप अंदर से सही से खुश होते हो, वाह, आगे कोई बढ़ रहा है
किसी की सफलता देखकर आपको अंदर से खुशी होती है, क्योंकि आप अपने मन की पकड़ से छूट गए, आप आनंद की स्थिति में आ गए हो। तो क्योंकि आपको अपने में और उनमें कोई फर्क ही नहीं लगता, आपको खुशी मिली वो भी अनंत है, दूसरे को मिली वो भी अनंत है, क्योंकि आप में उसमें कोई फर्क नहीं है। दिस इज द लेयर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन व्हेन वी गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन हु एम आई। यहाँ आके आंसर मिल जाता है मैं कौन हूँ। जब तक हम यहाँ नहीं पहुंचते तब तक हमें ये क्वेश्चन रहता है मैं क्यों हूँ, कौन हूँ, क्या हो रहा है, ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम यहाँ पहुंच जाते हैं तो हमें सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। विश्व में कोश, इसके बाद आता है कॉस्मिक बॉडी। ये 5 शरीर हर एक के अंदर है और हर एक के ये 5 शरीर अलग अलग हैं। उसी परिस्थिति में कोई अनंत में रहता है, उसी परिस्थिति में कोई रोता रहता है, क्योंकि अंदर की शरीर अलग है, अंदर की ऊर्जा अलग है, अंदर की अवस्था अलग है। लेकिन जो विश्व में कोश है, जो ये कॉस्मिक बॉडी है, वो सबकी एक ही है। जब हम इस शरीर में पहुंच जाते हैं तो हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बन जाते हैं, जो हम कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि। अब मैंने अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति को पा लिया, अब ये पूरी सृष्टि के साथ, पूरी रचना के साथ में एक हो गई। तो अब ये जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते हैं हम, कॉस्मिक बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। वो बॉडी नहीं है, वो पूरा ब्रह्मांड ही हमारी बॉडी है, और ये कॉस्मिक बॉडी सभी की एक ही है। जो लोग वननेस की स्थिति में पहुंच जाते हैं, कोई शरीर में पहुंच जाते हैं, तो उन्हें सबसे वननेस फील होती है, क्योंकि कोई अलग है ही नहीं, वो उन्हीं का शरीर है। जैसे ये मेरा हाथ है, मेरी ये 5 उंगलियां मेरे हाथ का हिस्सा है, ये अलग नहीं है। दिख रहा है अलग है, ये अलग नहीं है। ये 4 अलग दिख रहे हैं, ये भी अलग नहीं है। ये चारों भी अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, एक ही हाथ है। और ये हाथ अलग नहीं है, ये हाथ इस शरीर का हिस्सा है। तो जब हम इस कॉन्शियसनेस में पहुंचते हैं, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में पहुंचते हैं, तो ये जितने भी सृष्टि में रचना है, वो पूरी रचना सृष्टि के अंग है, मैं भी उसका एक अंग हूँ। तब हमें वो चेतना जागती है और कॉस्मिक बॉडी का अनुभव होता है, जो सबकी एक ही है। और यहाँ पर पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है। यहाँ तक हम ध्यान से पहुंच सकते हैं, 5 शरीरों तक हम ध्यान से पहुंच सकते हैं। इसके बाद यहाँ पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है। जब हम शुद्ध मन से सेवा करते हैं, बिना एक्सपेक्टेशन के ध्यान करते हैं, हर किसी की मदद करते हैं, बस हम आनंद की स्थिति में रहते हैं, मास्टर्स अपने आप छलांग लगवा के हमें यहाँ पहुंचा देते हैं। यहाँ हम अपनी हिम्मत से नहीं पहुंच सकते, यहाँ हम मास्टर्स की कृपा से, जो हम कहते हैं ना कृपा कृपा, वो यहाँ आकर वो कृपा होती है जब हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, जब हम कृपा के पात्र बन गए। अभी तो हम मन में ही घूम रहे हैं, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, बुरा भी लगता है, दुख भी होता है, सुख भी होता है, अभी तो बहुत नीचे हैं आप। लेकिन जैसे जैसे ध्यान करके इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब हम इस स्थिति में पहुंचते हैं। यहाँ पर कोई ईगो नहीं है, मैं हूँ बस ये मुझे एहसास है, लेकिन कोई ईगो नहीं है। और यहाँ पर जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, वो ग्रुप कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट हो जाती है। वो अल्टीमेट जो ब्रह्मांड का उसमें खो जाता है। जैसे भगवान बुद्ध को जब निर्वाण हुआ तो खो गए उसमें, उनका बोलने का मन ही नहीं किया। तब देवी देवताओं ने आके उन्हें बोला, अगर आप नहीं बोलोगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा, क्योंकि फिर हम एक ही हो गए तो बोलने की जरूरत महसूस नहीं होती है। इसके बाद आता है निर्वाण में कोश, निर्वाणिक बॉडी। यहाँ पर हम हैं, विश्व में कोश में हम हैं, ना होते हुए भी हम हैं, हम ये जानते हैं। लेकिन निर्वाण में कोश में हम महाशून्य हैं। शून्य से सब कुछ पैदा हुआ है, सब कुछ शून्य में चला जाता है। और निर्वाण में कोश में आकर हम एक बहुत अपने आप को हमें समझ आ जाती है कि मैं एक बहुत बड़ा शून्य हूँ। यहाँ पर वो जब इस शरीर में व्यक्ति पहुंच जाता है तो यहाँ पर शरीर है ही नहीं, ये बड़ा शून्य है, ये 0 पॉइंट फील्ड है। ये इसमें एग्जिस्टेंस भी है, नॉन एग्जिस्टेंस भी है। और इस अवस्था को शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। ये शब्दों से परे की निशब्द अवस्था है, जिसे शब्दों में उतारा नहीं जा सकता। और जो भी ध्यान करता है वो किसी भी स्थिति से शुरू करे, जैसे आप ये 2 पिक्चर देख रहे हो, ध्यान करने से धीरे धीरे अपने आप अंदर के शरीर, अंदर के चक्रास, हमारा ऑरा सब रिपेयर होते होते एक्टिवेट हो जाता है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल सांसों के साथ एक रहो। और सांसों के साथ एक रहने की जो क्रिया है जो हम करते हैं,
ये विज्ञानमय कोश से शुरू होती है। अब आपको खुद सोचना है, आपको मनोमय कोश से बंधे रहना है कि विज्ञानमय कोश में आकर उससे भी ऊपर छलांग लेनी है। ये जन्मों जन्मों की यात्रा है। आप चाहो तो कई जन्म मनोमय कोश में बिता सकते हो, आप चाहो तो कई जन्म विज्ञानमय कोश में बिता सकते हो। ये हमारी आत्मा की यात्रा है, फ्री विल है। हम कितना समय कहाँ रहना चाहते हैं हम रह सकते हैं, लेकिन अगर हमें अब समझ में आ गया तो हमें आगे बढ़ते ही रहना है। और सबसे पहले स्वयं से मित्रता करनी है। हर एक से मित्रता करने का हमारे पास समय है, स्वयं से मित्रता करने का समय नहीं है। हम इस आध्यात्मिक विज्ञान को गहराई से समझें, कहाँ खड़े हैं और मंजिल क्या है हमारी, कहाँ हमें जाना है और कितनी ऊर्जा हमें वहां जाने के लिए चाहिए। तो आलतू फालतू की चीजों में, व्यर्थ की चीजों में अपनी ऊर्जा ना गवाएं, अपने ऊपर अपनी ऊर्जा लगाएं और फिर देखिए जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। थैंक यू।